इस चौथे मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इसलिए इस मॉड्यूल में डैम्प्ड ऑसिलेटर से उत्पन्न होने वाली कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम में जाने से पहले एक बहुत ही त्वरित समीक्षा करते हैं। इसलिए हमेशा की तरह हम गति के समीकरणों से शुरू करते हैं और यहाँ और आपको याद दिलाने के लिए गामा डिसिपेशन गुणक है और एस स्टिफनेस कांस्टेंट है और सामान्य तौर पर आप इसका सॉल्व प्राप्त कर सकते हैं। हमने पिछले 3 मॉड्यूल में यह किया है और यहाँ इसका सामान्य सॉल्व है और चीज़ें जिनकी हमें आवश्यकता होगी वे हैं यह ओमेगा 1 जो डैम्प्ड ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है और वास्तव में यह क्वांटिटी यहाँ ओमेगा 0 स्क्वायर है जो कि अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। इसलिए मैं इसे ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। और हमने क्यू फैक्ट या क्यू वैल्यू के बारे में भी सीखा जो कि m ओमेगा 0 बाय गामा है। तो यह अनुमानित वैल्यू है जो तब वैध होती है जब डिसिपेशन छोटा होता है। तो बैकग्राउंड के साथ हम जल्दी से और पहली प्रॉब्लम पर आते हैं। पहली प्रॉब्लम सबसे सरल है। एक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमें यह दिया गया है कि ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इस वैल्यू 10 पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइंग बाय ओमेगा 0 स्क्वायर के बराबर है। हमें क्यू फैक्ट का पता लगाना होगा। सॉल्व करने के लिए हमें जिस फॉर्मूला की आवश्यकता है वह यहाँ दिया गया है और हम इस इक्वेशन को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर गामा स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर के बराबर होगा और हमें ज्ञात है कि यहाँ यह क्वांटिटी 10 पावर माइनस 6 इंटू ओमेगा 0 स्क्वायर के बराबर है जो कि गामा स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर है। इसलिए अगर मैं यहाँ ओमेगा 0 स्क्वायर लाता हूँ तो मेरे पास गामा स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर होगा जो 10 पावर माइनस 6 के बराबर है। इसलिए यहाँ मेरे पास क्वांटिटी 1/4 है और यह डिनोमिनेटर में क्यू स्क्वायर है। इसलिए क्यू स्क्वायर 1/4 इंटू 10 पावर माइनस 6 के बराबर होगा जो 10 पावर 6 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर है। तो क्यू फैक्टर 10 पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 है जो कि 1000 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 250 है। और याद रखें कि क्यू डायमेंशनलेस क्वांटिटी है इसलिए यह दो ऊर्जाओं का अनुपात है। इसलिए इसका कोई आयाम या कोई इकाई नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि प्रत्येक ऑसिलेटरी साइकिल के दौरान डैम्प्ड ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड 5% कम हो जाता है। प्रत्येक साइकिल में खोए हुए ऑसिलेटर की यांत्रिक ऊर्जा का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसलिए याद रखें कि एनर्जी हमारे उद्देश्यों के लिए केवल एम्पलीट्यूड का वर्ग है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो चाहिए वह है एम्पलीट्यूड का अनुपात A0/A1 ई पावर डेल्टा है। इसलिए उम्मीद है कि आपको डेल्टा की परिभाषा याद होगी जो हमारे पास थी जो गामा टाउ प्राइम डिवाइड बाय 2m थी जहां टाउ प्राइम डैम्प्ड ऑसिलेटर की समय अवधि है। अब 0 डैम्प्ड ऑसिलेटर का इनिशियल एम्पलीट्यूड है और यहाँ दिए गए स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक अवधि के बाद यह 5% कम हो जाता है जिस स्थिति में A1 बस 0.95 A0 के बराबर होगा और वह ई पावर डेल्टा के बराबर होगा। तो A0 और A0 रद्द हो जाएगा और मुझे ई पावर माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0.95 मिलेगा। दोनों तरफ लॉगरिदम लें तो हमें डेल्टा टू बी इक्वल टू 0.051 मिलेगा।
आप कैलकुलेटर के साथ यह कैलकुलेशन स्वयं कर सकते हैं और जांच सकते हैं कि यह डेल्टा की वैल्यू है। अब हम जानते हैं कि डेल्टा का मूल्य क्या है, जिसका मतलब है कि हम जानते हैं कि यह 0.051 के बराबर है। आप यह भी जानते हैं कि टाउ प्राइम 2 पाई बाय ओमेगा 1 के बराबर है। और हमेशा की तरह हमें यह मानने के लिए दिया जाता है कि डैम्पिंग पर्याप्त रूप से छोटा है ताकि यह लगभग 2 पाई बाय ओमेगा 0 के बराबर हो। तो अब अगर मैं डेल्टा की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे डेल्टा इज इक्वल टू गामा बाय 2m इंटू 2p बाय ओमेगा 0 2 मिलेगा और 2 कैंसिल हो जाएगा। मुझे पाई इंटू गामा बाय m ओमेगा 0 मिलेगा। तो यह मुझे बताता है कि यहाँ डेल्टा पाई इंटू पाई डिवाइडेड बाय क्यू के बराबर है। तो अगर आपको याद हो m ओमेगा 0 बाय गामा क्यू फैक्टर है। इससे मैं इस इक्वेशन को फिर से लिख सकता हूं क्योंकि क्यू पाई डेल्टा के बराबर है। हम जानते हैं कि क्यू एक साइकिल में एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाय एनर्जी लॉस्ट के बराबर है। तो हमारी रुचि इसमें है कि प्रति साइकिल नष्ट एनर्जी, और यह पाई बाय डेल्टा के बराबर है। तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रारंभ में स्टोर्ड एनर्जी 0 है और लॉस्ट एनर्जी इसका कुछ फ्रैक्शन है जिसे क्यू 0 कहते हैं। तो यह सब होने के बाद मुझे बस इतना करना है कि इन दोनों को इस इक्वेशन ए 0 और क्यू टाइम से 0 दोनों में प्लग करना है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे निम्नलिखित मिलेगा। इसका मतलब यह होगा कि फिर से E0 और E0 कैंसिल हो जाएगा और यह मुझे बताता है कि Q डेल्टा बाय पाई के बराबर है। यदि मैं डेल्टा के लिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मैं Q की वैल्यू का पता लगा सकता हूं। इसलिए डेल्टा 0.051 डिवाइडेड बाय P जो लगभग 3.141 होता है। तो यह मुझे एक संख्या देगा जो 0.0081 है। तो इसका मतलब है कि प्रति साइकिल लगभग 8% एनर्जी नष्ट हो जाती है। इस प्रश्न का उत्तर इसलिए तीसरी प्रॉब्लम में प्रश्न यह दर्शाता है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी में फ्रैक्शनल चेंज जो स्टिफनेस कांस्टेंट है जो एक डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए द्रव्यमान से विभाजित होता है लगभग 1 बाय क्यू स्क्वायर के बराबर होता है। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शुरुआती पॉइंट यह है कि हम डैम्प्ड ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को अनडैम्प्ड ऑसिलेटर से संबंधित करने में सक्षम होना चाहिए। तो यहाँ से हमें बस कुछ आसान हेरफेर करने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रारंभिक पॉइंट वह फार्मूला है जिसे हमने पहले देखा था। इसलिए हम इस इक्वेशन को थोड़ा पुनर्व्यवस्थित करेंगे और यदि मैं स्क्वायर रूट लूँ तो मुझे ओमेगा बाय ओमेगा 0 इज 1 माइनस गामा स्क्वायर बाय 4 m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 4 टू द पावर हाफ मिलेगा। तो यहाँ हम एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करेंगे और अगर मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करता हूं तो मुझे 1 माइनस गामा स्क्वायर बाय m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। इसलिए ध्यान दें कि अगर इस बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जैसे किसी फंक्शन के लिए x छोटा है तो इसका मतलब होगा कि एक स्थान qx। तो यह मामला है जब आप पहले टर्म
के अंत में बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन को समाप्त करते हैं। यह ठीक वही है जो मैंने यहाँ किया है और यहाँ से हम पहचानते हैं कि m ओमेगा 0 बाय गामा क्यू इन है और 1 को दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। अगर हम वह सब करते हैं तो हमें ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 0 वाइडेड बाय ओमेगा 0 माइनस 1 बाय एट क्यू स्क्वायर के बराबर है। ध्यान दीजिए कि क्यू m ओमेगा 0 बाय गामा के बराबर है। और अब थोड़े से पुनर्विन्यास के साथ ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 1 बाय ओमेगा 0 जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी में फ्रैक्शनल चेंज 1 बाय एट क्यू स्क्वायर के बराबर होगा। तो यह वह उत्तर है जिसकी आवश्यकता है और यहाँ अप्रोक्सीमेशन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को लागू करते हुए किया गया था। आइए हम अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। इस मामले में एक द्रव्यमान डिसिपेटिव फोर्स माइनस गामा टाइम्स v के बराबर है जहां v वेलोसिटी है, लेकिन इसमें रिस्टोरिंग फोर्स टर्म नहीं होता है। दूसरे शब्दों में इसमें sx टर्म नहीं होता है। इसलिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व और डिस्प्लेसमेंट को समय के फंक्शन के रूप में ज्ञात करना होगा। तो चलिए यह करते हैं। तो आमतौर पर यह आपका डैम्प ऑसिलेटर के लिए गति का इक्वेशन है। हालांकि इस मामले में हमें बताया गया है कि यह टर्म मौजूद नहीं है, इसलिए प्रभावी रूप से इक्वेशन एम एक्स डबल डॉट प्लेस 0 के बराबर है और हमें सॉल्यूशन खोजने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि मुझे t का x ज्ञात करना है जो कि प्रश्न है। इसलिए सॉल्यूशन की विधि वही तकनीक है जिसे हमने डिसिपेटिव हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व करने के लिए अपनाया था। तो आइए मान लें कि समाधान x तो t होगा जो कांस्टेंट की पावर अल्फा टी है और थोड़ी देर में इस अल्फा को निर्धारित करेगा। टी का x डॉट के अल्फा ई पावर अल्फा टी x होगा। टी का डबल डॉट ये अल्फा स्क्वायर ई पावर अल्फा टी होगा। अब हम बस इन चीजों को इस इक्वेशन में वापस सब्स्टिट्यूट की जरूरत है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास m आई अल्फा स्क्वायर ई पावर अल्फा टी प्लेस गामा ये अल्फा ई पावर अल्फा टी 0 के बराबर होगा, जो ई पावर अल्फा टी को बाहर ले जा सकता है इस इक्वेशन को समान रूप से धारण करने के लिए, और ई पावर अल्फा टी अल्फा और टी के एक पक्षीय वैल्यू के लिए नहीं है। इसलिए शर्त यह है कि यह क्वांटिटी 0 के बराबर हो और देखें कि इस इक्वेशन के दोनों पदों में ए है जिसे हटाया भी जा सकता है। तो मेरे पास m अल्फा स्क्वायर प्लेस होगा गामा अल्फा 0 के बराबर है, और मैं उदाहरण के लिए m द्वारा विभाजित कर सकता हूं, जिस स्थिति में हम अल्फा रूट लेते हैं। मेरे अल्फा प्लेस गामा बाय m इक्वल टू 0 होगा। इसलिए सॉल्यूशन आसान है, या तो अल्फा 0 के बराबर है या अल्फा माइनस गामा बाय m बराबर है। तो ये अल्फा की दो संभावित वैल्यू हैं। मैं अब इसे वापस उस इक्वेशन में प्लग कर सकता हूं जिसे मैं ए पावर अल्फा टी मान लेता हूं। अगर मैं अल्फा को t के 0x के बराबर मान लूं तो यह एक स्थिरांक के बराबर होगा। दूसरी ओर यदि अल्फा t का माइनस गामा बाय m x के बराबर है तो
e पावर माइनस गामा बाय m इंटू टी होगा। अतः ये दो लिनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं। ये दो लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हैं। आप केवल एक स्थिरांक को गुणा करके एक दूसरे से प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए एक स्थिरांक है जो कि इस इक्वेशन में पहले से मौजूद है। तो समय के एक फलन के रूप में डिस्प्लेसमेंट के लिए जनरल सॉल्यूशन की पावर होगा, क्योंकि हम दूसरे क्रम के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे जो कि यह है। हमारे पास दो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होने चाहिए और वह समाधान के इस रूप से संतुष्ट होता है। यदि हमारे पास कुछ प्रारंभिक अवस्थाएं हैं तो हम उस प्रारंभिक अवस्था में प्लग इन करके एक कांस्टेंट को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मुझे पता है कि टाइम 0 पर जीरो वेलोसिटी का एक्स डॉट कुछ v0 के बराबर है। तो उस स्थिति में कांस्टेंट में से एक को निम्नानुसार हटाया जा सकता है। पहले मुझे t के x डॉट को प्राप्त करने की आवश्यकता है। यहाँ से x डॉट t b इंटू माइनस गामा बाय m इंटू पावर माइनस गामा बाय m इंटू टी होगा। और अगर मैं 0 का x डॉट रखता हूं तो अगर मैं t को 0 के बराबर रखता हूं तो मुझे b इंटू माइनस गामा बाय m इज इक्वल टू v0 मिलेगा। और इसका मतलब है कि कांस्टेंट b माइनस m v0 बाय गामा के बराबर है। इसलिए मेरा सॉल्यूशन माइनस m v0 बाय गामा इंटू e पावर माइनस गामा बाय mt होगा। तो यह एक सॉल्यूशन है जिसमें प्रारंभिक शर्तों में से एक शामिल है। इसलिए अभी भी हमारे पास एक और कांस्टेंट बचा है जो यहाँ है और जिसे निर्धारित किया जा सकता है बशर्ते हमारे पास एक और प्रारंभिक शर्त हो। तो इस प्रकार की सामान्य तकनीक जिसे आप सामान्य रूप से किसी भी प्रॉब्लम के लिए फॉलो कर सकते हैं, जब आपके पास दो ऐसे कांस्टेंट हों तो आपको उन्हें निर्धारित करने के लिए दो इंडिपेंडेंट कंडीशन की आवश्यकता होती है। और यदि आप इस प्रॉब्लम के बारे में भौतिक रूप से थोड़ा और सोचते हैं तो गणितीय प्रॉब्लम के रूप में यह आपको बताता है कि रिस्टोरिंग फोर्स टर्म वह नहीं है, जिसका मतलब है कि आपके पास पहले ऑसिलेशन होगा। और जब आप उन सॉल्यूशन को देखते हैं जो हमने प्राप्त किए हैं या तो यह यह वे ऑसिलेटरी सॉल्यूशन नहीं हैं, तो यह एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सॉल्यूशन है। तो क्या यह एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सॉल्यूशन है? इसलिए एक रिस्टोरिंग फोर्स टर्म की अनुपस्थिति में आप ऑसिलेशन प्राप्त नहीं करेंगे और सॉल्यूशन उस अपेक्षा से बहुत अधिक मेल खाते हैं। इस मॉड्यूल के लिए अंतिम प्रॉब्लम यहाँ है। तो इस मामले में हमें डैम्प्ड ऑसिलेटर की इक्वेशन दी गई है जो y डबल डॉट टू y डॉट प्लस 10y इज इक्वल टू 0 और दो प्रारंभिक शर्तें दी गई हैं। हमें बस नीचे एक सप्लिसिट सॉल्यूशन लिखना है। आइए हम डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए मोशन के इक्वेशन से शुरू करते हैं। my डबल डॉट प्लस गामा y डॉट प्लस एस वाई 0 के बराबर है और मैं पूरे को m से डिवाइड करूंगा ताकि मैं इसे यहाँ दिए गए इक्वेशन के समान बना सकूं। इसलिए यह y डबल डॉट प्लस गामा बाय m टू y नॉट प्लस s बाय m इज इक्वल टू 0 होगी। अब जब आप इक्वेशन के इस रूप और यहाँ दिए गए इस समीकरण को देखते हैं तो वे बिल्कुल समान हैं, बशर्ते हम इसे अनुरूप करें कि गामा बाय m 2 के बराबर है और s बाय m 10 के बराबर है। इसलिए सॉल्यूशन खोजने से पहले हमें यह पता लगाना होगा कि हम किस रिजीम में हैं। क्या हम हैवी डैम्पिंग रिजीम में हैं या क्रिटिकल डैम्पिंग रिजीम में हैं या हम डैम्प्ड ऑसिलेटिंग रिजीम में हैं। और यह इन
पैरामीटर्स के सेट द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इंटरेस्ट की क्वांटिटी मान लेते हैं कि यह डेल्टा है, यह गामा स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर माइनस एस बाय एम होगा। इसलिए यदि मैं यहाँ संख्याओं को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो गामा बाय एम 2 होता है, तो यह 4/4 1 माइनस एस बाय एम 10 है, तो यह -9 है। इसलिए क्वांटिटी डेल्टा 0 से कम है। इसलिए हमें ऑसिलेटरी सॉल्यूशन देखने की उम्मीद करनी चाहिए। तो यह एक ऑसिलेटिंग सॉल्यूशन होगा जो डैम्प होगा। इसलिए पूरी तरह से प्रॉब्लम के पैरामीटर्स से आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि आप हैवी डैम्पिंग या क्रिटिकल डैम्पिंग या डैम्पर्ड ऑसिलेटिंग रिजीम हैं। तो यहाँ हम एक डैम्प्ड ऑसिलेशन के रिजीम में हैं। अगला कदम सॉल्यूशन लिखना है। चूंकि हम ऑसिलेटरी रिजीम या डैम्प्ड ऑसिलेटरी रिजीम में हैं, इसलिए हमारे लिए प्रासंगिक सॉल्यूशन यहाँ दिया गया है, और आप देखेंगे कि इसके दो पथ हैं जिनमें दो कांस्टेंट C1 और C2 हैं। अब हम प्रॉब्लम के पैरामीटर्स से संख्याओं को जोड़ सकते हैं, और यदि मैं ऐसा करूं तो मैं अपना सॉल्यूशन इस प्रकार लिख सकता हूं। एक बार जब मैंने y का सॉल्यूशन लिख लिया तो मैं y डॉट का सॉल्यूशन भी लिख सकता हूं। मेरे पास t के y और t के y डॉट के लिए एक एक्सप्रेशन है, और हमारे पास वो प्रारंभिक स्थिति भी हैं जो 0 का y 4 के बराबर है और 0 का y डॉट -4 के बराबर है। मुझे बस इन चीज़ों को इन दो सॉल्यूशन में वापस जोड़ने की आवश्यकता है। 0 का y C1 प्लस C2 के बराबर होगा, और पहली प्रारंभिक स्थिति के अनुसार यह 4 के बराबर है, जो यहाँ से निम्नलिखित है, और 0 का y डॉट यदि मैं 0 के बराबर t रखता हूं तो इस इक्वेशन में मेरे पास 0 के y डॉट के लिए यह एक्सप्रेशन है, और इस प्रारंभिक स्थिति के अनुसार यह -4 के बराबर है। तो यह सीधे तौर पर आपको देता है कि C1 प्लस C2 4 के बराबर है, जबकि 0 के y डॉट पर यह दूसरी स्थिति आपको सम्मिश्र संख्या देती है, और जबकि प्रारंभिक स्थिति कहती है कि यह एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, इसे -4 के बराबर होना चाहिए, तो फिर हम वास्तविक भागों और काल्पनिक भागों को समान बना सकते हैं। इसलिए इससे मुझे -C1 प्लस C2 इक्वल टू -4 मिलेगा, जो कि वही स्थिति है जो हमने पहले हासिल की थी। और दूसरा जो 3i इंटू C1 माइनस C2 है, यह 0 के बराबर है, क्योंकि दी गई प्रारंभिक स्थिति में कोई काल्पनिक भाग नहीं है। तो इसका मतलब यह होगा कि C1 C2 के बराबर है, और इसलिए हमें बस यह रखना है। मान लीजिए कि C1 C2 के बराबर है और यह केवल C के बराबर है, जिस स्थिति में यह 2C 4 के बराबर या C 2 के बराबर हो जाएगा। इसलिए कांस्टेंट C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C है, जो 2 के बराबर है। इसलिए हमने इन कांस्टेंट को निर्धारित कर लिया है। अब केवल सॉल्यूशन को स्पष्ट रूप से लिखना है। तो यह एक्सप्लिसिट टर्म सॉल्यूशन है, जिसे हमने समय के एक फंक्शन के रूप में डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले लिखा था। अनिर्धारित कांस्टेंट C1 C2 हैं, और अब हम जानते हैं कि यह इसके बराबर है, दोनों 2 के बराबर हैं। इसलिए हमारा एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन होगा y ऑफ t।
इज इक्वल टू ई पावर माइनस टी से ई पावर 3it प्लस 2 इंटू ई पावर माइनस 3it। अब आप इसे थोड़ा और सरल कर सकते हैं। हम 2 को बाहर ले जा सकते हैं और 2 इंटू ई पावर माइनस प्राप्त कर सकते हैं। और इससे पता चलता है कि 2 से गुणा और विभाजित करें तो यहाँ क्वांटिटी एक कॉस फंक्शन है, इसलिए हम एक बहुत ही कॉम्पैक्ट परिणाम लिख सकते हैं, जैसे कि t का y 4 इंटू ई पावर माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस 3t के बराबर होगा। यह अपने कॉम्पैक्ट रूप में अंतिम परिणाम होगा। इसलिए आप देखेंगे कि इसमें डिसिपेटिव पार्ट और ऑसिलेटरी पार्ट है, जैसा कि हमने इस प्रॉब्लम के लिए दिए गए पैरामीटर्स के आधार पर उम्मीद की थी। इसलिए इन 5 प्रॉब्लम के साथ मैं इस सत्र को खत्म कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप असाइनमेंट में दी गई प्रॉब्लम को सॉल्व करें।